अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उस्मानिया सल्तनत जिसने 3 बड़े महाद्वीपों पर हुकूमत की और अपने दौर की एक सुपर पावर थी। लेकिन अपने अंतिम दौर में सल्तनत उस्मानिया में फौजी बगावतें बढ़ गई और रिश्वतखोरी आम हो गई। इस माहौल में एक ऐसे सुल्तान ने सल्तनत को संभाला जिसने शाही खजाने में जाकर ये कहा, इंशाअल्लाह जिन्होंने रियासत को लूटा है, मैं उन्हीं के पैसे से खजाने को भर दूंगा। उस दौर में रिश्वतखोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि जिसके पास रिश्वत नहीं होती उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। फौजी बड़े-बड़े पदों पर थे और रिश्वत लेकर आम लोगों को ऊंचे पदों पर बिठा रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसे बहादुर सुल्तान ने सल्तनत को संभाला जिसने न सिर्फ बड़ी-बड़ी फौजी बगावतों को कुचला बल्कि सल्तनत से रिश्वतखोरी को भी खत्म कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान मुराद बारे में। उन्होंने कैसे बड़ी बगावतों को खत्म किया, अपने मुल्क में कानून और इंसाफ लाया और इतनी कम उम्र में क्यों उनकी वफात हो गई। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सुल्तान उस्मान के कत्ल और सुल्तान मुस्तफ़ा की नाकाबिल हुकूमत के बाद अब तक एक छोटे से बच्चे को तख्त पर बैठाया गया जिसका नाम बुरा था। वह भी उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए सल्तनत की बागडोर उनकी माँ कोसेम सुल्तान ने संभाली और वह मुल्क की नायब बन गई। जब सुल्तान मुराद पहली बार शाही खजाने को देखने के लिए गए तो खजाने की यह हालत थी कि चंद हजार नकली सिक्कों और एक दो बर्तनों के अलावा पूरे खजाने में कुछ भी मौजूद नहीं था। जब सुल्तान ने अपने शाही खजाने की यह हालत देखी, वह रोकर सजदे में गिर गए और कहा, जिन्होंने इसे लूटा है मैं उन्हीं के पैसों से इस खजाने को भर दूंगा। जब सुल्तान तख्तनशीं हुए तब वह कम उम्र के थे। इसी वजह से सल्तनत में रिश्वतखोरी और अधिक बढ़ गई और बगावतें भी सर उठाने लगीं। फौजी बागी हो गए और सुल्तान के वफादारों को एक एक करके मार दिया गया। लेकिन इस हालात पर जल्द ही कोसेम सुल्तान ने काबू पा लिया। हालांकि रिश्वतखोरी अभी भी आम थी और इंसाफ कहीं नजर नहीं आता था। जब सुल्तान मुराद खान बड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले पूरी सल्तनत की ताकत अपने हाथों में ले ली और अपनी वालिदा को नायब सुल्तान के ओहदे से हटा दिया। फौजियों और जेनीसरीज की बगावत और गुस्ताखियां आम थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुल्तान मुराद उनसे डर नहीं रहे तो उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और महल की तरफ बढ़ने लगे। सुल्तान के सबसे वफादार सिपाही जो बगावत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बागियों ने कत्ल कर दिया। इसके बाद सुल्तान मुराद के सबसे करीबी साथी और दोस्त हाफिज पाशा थे। अब फौज ने यह मांग की कि वह हाफिज पाशा को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन सुल्तान किसी भी सूरत में हाफिज पाशा को फौजियों के हाथों देना नहीं चाहते थे। उसी वक्त हाफिज पाशा ने कहा, मेरे सुल्तान, मेरे जैसे हजारों गुलाम आप पर कुर्बान, आप मुझे इन बागियों के हाथों में दे दें ताकि मुझे शहादत नसीब हो और मेरे खून का हिसाब इन बागियों पर हो। ये कहकर हाफिज पाशा महल से बाहर चले गए जहां बागी सिपाही थे। उन्होंने बागी सिपाहियों से लड़ते लड़ते शहादत प्राप्त की। इस वाक़े के बाद सुल्तान मुराद समझ गए कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इन सिपाहियों की बगावत को कुचल दूं या फिर अपने भाई उस्मान की तरह इन फौजियों के हाथों कत्ल कर दिया जाऊं। सुल्तान मुराद ने बागियों को समाप्त करने का निर्णय लिया और इसी कारण उन्होंने उस समय के ओटोमन साम्राज्य के प्रधानमंत्री रजब पाशा को सबके सामने मार डाला। इसके बाद जो भी कमांडर या सरदार सुल्तान मुराद की नज़र में बागी थे, उन्हें भी मार दिया गया। ओटोमन साम्राज्य के हर प्रांत में जहां भी बगावत का शक होता उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता, चाहे वह कितना भी बड़ा अफसर या हाकिम क्यों न हो। यह हत्या का सिलसिला महीनों तक चलता रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य की स्थिति में सुधार होने लगा। लोग सुल्तान से डरने लगे और रिश्वतखोरी कम हो गई। सुल्तान मुराद ने एक बड़ा जासूसी तंत्र भी स्थापित किया था जिसकी मदद से उन्हें हर बागी की जानकारी मिलती थी। यहाँ तक कि जब वह किसी दूसरे शहर में जाते तो जो भी बागी होते उन्हें नाम से बुलाकर मार डालते थे। सुल्तान मुराद ने पूरे देश में शराब और तंबाकू जैसे नशों पर पाबंदी लगा दी थी। जो व्यक्ति शराब पीता या तंबाकू का सेवन करता उसे तुरंत मार दिया जाता। सुल्तान मुराद खुद आम लोगों के कपड़े पहनकर उनके बीच जाते और जो भी उन्हें शराब पीते हुए दिखाई देता उसे तुरंत सबके सामने मार डालते थे। इससे लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। जब सुल्तान को खबर मिली कि एक काजी लोगों से रिश्वत ले रहा है और उन्हें छोड़ रहा है,
तो वह तुरंत इस्तांबुल से निकोपोलिस रवाना हुए और निरीक्षण में उस काजी को रिश्वत लेते हुए पाया तो उसे तुरंत मार डाला। जब ये बात इस्तांबुल के उलमा को पता चली तो वे बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि इससे पहले किसी भी सुल्तान ने किसी काजी को नहीं मारा था। उलमा ने सुल्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी तो सुल्तान ने तुरंत इस्तांबुल आकर मुफ्ती आजम को भी मार डाला। यह ओटोमन साम्राज्य में किसी मुफ्ती या आलिम का हत्या करने का पहला और आखिरी मामला था, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य में उलमा की बहुत इज्जत थी। इसके बाद सुल्तान मुराद और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया और सुल्तान ने रिवाज शहर को ईरान से छीनकर उसे ओटोमन साम्राज्य में वापस शामिल कर लिया। सुल्तान मुराद ने अपने दोनों भाइयों शहजादे कासिम और शहजादे अजिद को भी मार डाला, क्योंकि सेना उन्हें धमकी दे रही थी कि यदि सुल्तान उनकी बात नहीं मानेगा तो वह उन दोनों शहजादों में से किसी एक को तख्त पर बैठा देंगे और सुल्तान को मार डालेंगे। इस कारण सुल्तान मुराद ने मजबूरी में अपने दोनों भाइयों को मार डाला। बगदाद, जो मुसलमानों का जान का केंद्र था, पहले ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन ईरान ने बगदाद को ओटोमन से छीन लिया था। सुल्तान मुराद ने बगदाद को फिर से ओटोमन साम्राज्य में शामिल करने के लिए अपनी सेना के साथ बगदाद की ओर बढ़े और बगदाद को फतह कर लिया। यह सुल्तान मुराद की अंतिम और सबसे बड़ी युद्ध थी। जब बगदाद की सेना सामने आई तो उनका सबसे शक्तिशाली सिपाही मैदान में आया और ओटोमन को चुनौती देने लगा कि कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। सुल्तान ने जब यह सुना तो वह गुस्से में आए और अपनी तलवार निकालकर कहा कि अब मैं तेरा मुकाबला करूंगा। काफी देर तक दोनों लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार सुल्तान मुराद ने उस सिपाही को मार डाला। सुल्तान मुराद अपनी बहादुरी और शारीरिक ताकत के लिहाज से बेजोड़ थे। सुल्तान मुराद ने बगदाद को फतह करने के बाद अल्बानिया में बगावत को खत्म करने के लिए एक बड़ा लश्कर रवाना किया। उस्मानी साम्राज्य और ईरान के बीच युद्ध के बाद आखिरकार दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद सुल्तान मुराद ने ईरान को वापस कर दिया, लेकिन बगदाद को वापस नहीं किया गया। वह सल्तनत उस्मानिया में ही रहा। सुल्तान मुराद के मुगल सल्तनत के सुल्तान जहांगीर और उनके बाद सुल्तान शाहजहां के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे थे और ये दोनों अक्सर एक दूसरे को तोहफे भेजा करते थे। सुल्तान मुराद ने कुछ वर्षों में सल्तनत उस्मानिया का वैभव और इज्जत वापस दिलाई थी। उन्होंने पूरी सल्तनत में रिश्वतखोरी को खत्म कर दिया, फौजी बगावतों को कुचल दिया, शराब पीने पर पाबंदी लगा दी और सुल्तान मुराद ने अपनी संपत्ति से खजाना भर दिया। लेकिन सुल्तान मुराद जवानी में ही निधन हो गए। अफसोस की बात यह थी कि वह सुल्तान, जिसने पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और किसी को शराब पीने नहीं दिया, खुद बहुत ज्यादा शराब पीते थे। शराब के अत्यधिक सेवन के कारण सुल्तान मुराद का जिक्र काम करना बंद कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि किसी ने उन्हें यह कहा था कि तुम जिंदा रहोगे तभी तुम्हारे भाई को तख्त पर बैठाया जाएगा, इसलिए सुल्तान मुराद बहुत परेशान थे। 8 फरवरी 1640 को 28 साल की उम्र में ही वफात पा गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।